हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूक्यूरेशन। मैं हूं आर्य दुबे और आज हम लोग इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो में आज इस चैप्टर से रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, हर एक वैरायटी को डिस्कस करेंगे एंड वी विल ट्राई टू कवर दिस चैप्टर इन दिस वन शॉर्ट वीडियो। सबसे पहले हम चालू करते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। हमारे पास स्क्रीन में सबसे पहला क्वेश्चन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ। माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ की स्टडी है? ये हमारे पास ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसका आंसर ऑलरेडी पता होगा। तो इसका आंसर डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपको एमसीक्यूज में से उसका जो आंसर है वो अगर आपको नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चन को फिर कैसे सॉल्व करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हमें कभी कभार उसका आंसर पता नहीं होता है, बट स्टिल वी नीड टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आप यहाँ पे प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के थ्रू इन चारों ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? यानी कि अगर आपको सही आंसर नहीं पता लेकिन आपको ये पता है कि जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो अगर गलत हैं तो पहले आप गलत जो ऑप्शंस हैं उनको आप क्रॉस करना चालू कर दें। ठीक है, तो हम यहाँ पे चालू करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें बी और सी ऑप्शन दिया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एज अ होल। तो बी ऑप्शन बोलता है क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स में एज अ इकोनॉमी को हम क्या पूरी तरीके से होल की तरह पढ़ते हैं? तो नहीं, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि एज अ होल जिसको हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर यहाँ पे सी में दिया है बोथ इंडिविजुअल एंड एग्रीगेट यूनिट्स। तो बोथ इंडिविजुअल और एग्रीगेट भी यहाँ पे ये नहीं हो सकता है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा हमारा फर्स्ट ए, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। है ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? वो इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करता है एक इकोनॉमी में, जैसे कि डिमांड, सप्लाई। तो इसका हमारे पहला वाले का जो ऑप्शन है वो रहेगा इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। यहाँ पे हमारे पास जो दो ऑप्शन थी बी और सी, ये आपके ऑप्शंस नहीं रहेंगे। अगर आपको कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन फेस करने को पड़ते हैं तो आप पहले जो गलत ऑप्शंस हैं उनको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, और डी आपका ना होता पाओ तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखेंगे, इंडियन इकोनॉमी कैसी है? सेंट्रली प्लान्ड है, मार्केट इकोनॉमी है, या नॉन ऑफ द अबव? तो याद रखना, इंडियन इकोनॉमी जो है वो हमारी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे दोनों ही सेंट्रल प्लान्ड और मार्केट इकोनॉमी दोनों साथ में मिलकर फंक्शन करती हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? पीपीसी कर्व का क्या शेप होता है? तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, कॉनकेव टू द ओरिजिन, कॉनकेव, स्ट्रेट लाइन और दी नॉन ऑफ द अबव। तो पीपीसी कर्व कैसा होता है? स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास पीपीसी कर्व है। इसमें ये आपके सामने कर्व बना हुआ है, पीपीसी ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज। आप देख सकते हैं ये जो कर्व है ये इस तरीके से थोड़ा सा आउट में शेप कर रहा है, यानी कि पीपीसी का जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से बाहर की ओर निकला हुआ है। तो ऐसे शेप को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली आपके दो शेप्स होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स। और जब ऐसा शेप बाहर की तरफ निकला होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? कॉनकेव शेप। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आपको हल्का सा कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए हैं जिनमें दोनों में कॉनकेव लिखा हुआ, एक लिखा है कॉनकेव टू द ओरिजिन और एक लिखा है कॉनकेव। तो आप इसमें क्या मार्क करेंगे? आप इसे पहला वाला मार्क करेंगे कॉनकेव टू द ओरिजिन। क्या मतलब हुआ इसका? ओरिजिन यानी पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ से इस पॉइंट से ये कॉनकेव शेप करता है। और पीपीसी एक स्ट्रेट लाइन, वो तो होता ही नहीं है, और यहाँ पे नन ऑफ द अबव। पहला थर्ड वाले का आंसर जो होगा वो क्या होगा? कॉनकेव टू द ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू। तो ये काफ़ी मिलता जुलता क्वेश्चन है जो हमने पहले लिखा था कि यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा गया था कि वो किस यूनिट्स को स्टडी करता है। और यहाँ पे भी हमें चार ऑप्शंस दिए हैं, इंडिविजुअल यूनिट, कलेक्टिव नॉस, कलेक्टिव क्वांटिटी और नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन जो है वो आपको क्या रहेगा? इंडिविजुअल यूनिट्स। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज व्हाट? यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है नंबर ऑफ लॉस्ट यूनिट, बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्लूड्स ओनली इम्प्लिसिट कॉस्ट, सी रेम्यूनरेशन लॉस्ट फॉर द अदर, और डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका सी, रेम्यूनरेशन लॉस्ट फॉर द अदर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, यानी कि जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन होता है हमारे पास है हम उसको पिक करते हैं, और जो हमें कॉस्ट आती है उसको पिक करने के लिए हम उसी को क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो रेम्यूनरेशन का नाम बोला गया है, रेम्यूनरेशन यानी कि हमें कुछ एक सॉर्ट ऑफ एक कंसिडरेशन मिला है, हमें कुछ इनकम मिली है। लॉस्ट फॉर दी अदर यानी कि हमने एक ऑप्शन को छोड़ के जो दूसरा ऑप्शन पिक किया तो उसके बदले में हमें जो भी उसका कॉस्ट पे करना पड़ा वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी।
इसके बाकी के ऑप्शन यहाँ पे गलत होने क्योंकि ए ऑप्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड तरीके से मैं आपको बोल रहा है कि नंबर ऑफ लॉस स्टूडेंट, यहाँ पे बस आपको लॉस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उस बारे में बात नहीं कर रहा कि जो आपने गेन करा है। यहाँ का आपने गेन क्या करा है, रेम्यूनरेशन। एंड तो बी है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्लूड्स ओनली इम्प्लिसिट कॉस्ट, सो दिस इज इररिलेवेंट टू द क्वेश्चन। सिक्स्थ है आइडेंटिफाई द सेक्टर प्रॉब्लम्स विच डील्स विद डिसाइडिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस। सो हम जानते हैं जैसे कि हमारी पीसी मेनली 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। वो होती हैं हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब यहाँ पूछा गया है कि ऐसी कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम है जो यहाँ पे डील करता है डिसाइडिंग क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कि कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स हमें प्रोड्यूस करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमारी 3 ही होती हैं, तो ऑप्शन जो हमारा आंसर रहेगा वो ए, बी और सी में से ही रहेगा। जो ऑप्शन डी है वो पहले ही आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें इन 3 ऑप्शन में से पता लगाना है कि कौन सी प्रॉब्लम है जो यहाँ पे डिसाइड कर देगी कितना हमें गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा ए, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम डिसाइड करते हैं कि जो भी गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी कितनी रहने वाली है। हाउ टू प्रोड्यूस नहीं होगा इसका ऑप्शन, बिकॉज हाउ टू प्रोड्यूस में हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें हम कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करें। मेनली 2 टेक्निक्स होती हैं आपकी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस भी नहीं होगा, बिकॉज इसमें हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए हम यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्केर्सिटी। तो यहाँ पे मीनिंग ऑफ स्केर्सिटी पूछा गया है। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं, अलग अलग डेफिनेशन दी है स्केर्सिटी की। स्केर्सिटी का मीनिंग क्या होता है, जब किसी चीज़ की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, व्हेन समथिंग इज इन डेफिसिट। पहला, द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्केर्सिटी इज दैट देयर इज एन इंक्रीज इन द रिसोर्सेज। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि स्केर्सिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि जब रिसोर्सेज में इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे वर्ड आप इंक्रीज देख सकते हैं, तो ये इस कार्ड से हमारा पहला ऑप्शन जो है यहीं पे एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्केर्सिटी में कोई इंक्रीज नहीं होता है। बी, द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्केर्सिटी इज दैट देयर इज अ शॉर्टेज इन द रिसोर्सेज। तो यहाँ पे ऐसा मैंने बताया कि कोई कमी हो गई किसी चीज़ में शॉर्टेज हो गया, डेफिसिट हो गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्केर्सिटी। So B would be the correct option and C, the actual meaning of scarcity is that there is no change in the resources। तो यहाँ पे no change के बारे में बात करें तो C भी हमारा ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इकोनॉमी इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपको इकोनॉमी के बारे में पूछा गया कि इकोनॉमी के बारे में इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं। An economy is a system that helps in the production of goods and also enables to people earn a living। ठीक है, एक सिस्टम के बारे में बात करा गया है जहाँ पे बोल रहे हैं कि वो प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है और लोगों को उनकी एक लिविंग अर्न करने में हेल्प करता है। सेकेंड ऑप्शन, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम दैट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज एंड ऑल्सो enables people to earn a living। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन में कुछ भी गलत नहीं है। पहले वाले ऑप्शन में आपको गुड्स की प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है, सेकंड में सर्विसेज के बारे में बात कर रहा है। सो बोथ ऑफ द डेफिनेशंस आर करेक्ट, दैट इज व्हाई इसको जो आंसर होगा वो आपका थर्ड वाला, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की मेजर कॉज के बारे में पूछा गया है कि कौन सा इनमें से मेजर कॉज है हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का। फर्स्ट, वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। कि जो सारी के सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनका जो बेसिस है वो क्या है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है ना। हमें जैसे पता है कि ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, यानी कि एक वांट को हम जब भी सेटिस्फाई करते हैं दूसरी वांट अपने आप आ जाती है। सो ठीक है, फर्स्ट हो सकता है, फर्स्ट इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सेकंड वाला, वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज यानी कि अगर आपके पास एक रिसोर्स है तो उस रिसोर्स का सिर्फ एक काम नहीं होता है बल्कि उसके मल्टीपल यूजेस होते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज हो जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल लें वाटर का, तो वाटर का सबसे ज़्यादा बेसिक यूज़ क्या है, हम उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट साथ ही साथ वाटर को हम कुकिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एंड देयर आर मेनी अदर पर्पसेस ऑफ वाटर, जिससे क्या होता है वाटर के यूज़ केस बढ़ जाता है और उसकी डिमांड बढ़ जाती है। सेकेंड के ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। एंड थर्ड जो है, वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द स्केर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो स्केर्सिटी का अभी हम मीनिंग देखते हैं। स्केर्सिटी क्या होती है, जब किसी रिसोर्स की शॉर्टेज हो जाती है।
तो स्केर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, हम जानते हैं कि इकोनॉमी में जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो एक लिमिटेड मीडियम में एग्जिस्ट करती हैं। तो 1, 2, 3 तीनों हमारे ऑप्शन जो है करेक्ट है, इसलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? फोर्थ, ऑल ऑफ दी अबव। एंड लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में से इनमें से कौन सा ऐसा है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है? तो बेसिकली आपको यहाँ में दो ऑप्शन गिवन है, एक है आपका फैक्टर प्राइसिंग और एक है आपका नेशनल इनकम। हम जानते हैं नेशनल इनकम जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है, बल्कि दैट इज द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड फैक्टर प्राइसिंग, यहाँ पे इंडिविजुअली यूनिट्स की प्राइसिंग के बारे में बात करी जा रही है, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका वो हो जाएगा फर्स्ट। आई होप आपको ये MCQs जो आज हमने डिस्कस करे वो अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अगर आपको इन MCQs के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट, हम इस डाउट्स तो आपके जो है उनको रिजॉल्व करेंगे। ऑल्सो मैंने यहाँ पे अपनी डिटेल डिस्कशन इस टॉपिक के रिगार्डिंग फ्यू की एजुकेशन ऐप पे दी है, सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द ऐप एंड ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।